अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान बापू की प्रतिमा का हुआ अपमान। पूरे मामले पर यूनाइटेड स्टेट्स पाक पुलिस ने शुरू की जांच। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन के बीच द्विपक्षीय वर्चुअल समिट आज पहली बार। मोदी करेंगे द्विपक्षीय ऑनलाइन समिट। कोरोना, निवेश और व्यापार पर होगी बात। देश में 24 घंटे में कोरोना के 9,304 नए केस आए सामने। इसके अलावा एक दिन में 260 मरीजों की गई जान। कुल आंकड़ा 2,17,000 के करीब। केरल के मलप्पुरम में गर्भवती हथिनी की मौत की होगी जांच। सोशल मीडिया पर वायरल दर्दनाक कहानी के बाद की जाएगी जांच। पर्यावरण मंत्रालय ने भी मांगी जांच रिपोर्ट। और एलएसी पर तनाव घटा। लद्दाख की गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। भारतीय सेना भी हटी पीछे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जहां भारत और चीन के बीच पिछले कई दिनों से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस मसले को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही है, लेकिन भारत किसी भी तरह की कोई ढील नहीं छोड़ना चाहता है। इसीलिए हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लद्दाख के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत ने हवाई पट्टी का निर्माण तेज किया है। इसके अलावा बोफोर्स आर्टिलरी की तैनाती भी की जा रही है। ये अनंतनाग के पास नेशनल हाईवे 44 पर इमरजेंसी हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है, ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में लड़ाकू विमानों या अन्य विमानों को उतारा जा सके। गौरतलब है कि एलएसी के पास चीन ने भी कई तरह का निर्माण कर लिया है और कई तरह के हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। दूसरी ओर भारत की ओर से करीब 60 बोफोर्स आर्टिलरी गन को लद्दाख के पास फॉरवर्ड पोजीशन पर भेजा जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से ये कहा गया है कि वो चीन के साथ ताजा विवाद को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार हैं। और खबरों में आगे बात करेंगे अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का अपमान किया गया। ये प्रतिमा वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में लगी है। अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान बापू की प्रतिमा का अपमान हुआ है। इस मामले में यूनाइटेड स्टेट्स पार्क पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरी घटना के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को ढक दिया गया है। हालांकि अभी अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास की ओर से कोई आधिकारिक बयान दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन समाचार एजेंसी के अपने सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि बापू की प्रतिमा के अपमान के मामले की जांच यूनाइटेड स्टेट्स पाक पुलिस कर रही है। केरल में हुई एक गर्भवती मादा हाथी की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ, मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिन लोगों ने अनानास में विस्फोटक रखकर हाथी को खिलाया था, उनकी धरपकड़ की कोशिश भी तेज कर दी गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा है कि हाथी की मौत के मामले में केंद्र सरकार बहुत गंभीर है, जिस पर सरकार सही तरीके से जांच करने और अपराधियों को पकड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हाथियों को पटाखा खिलाना और मारना भारतीय संस्कृति में नहीं है। और खबरों में आगे आपको अपडेट करा देते हैं कोरोना मामलों से, जहां देश में पिछले 24 घंटे में पहली बार 9,000 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे कुल संख्या मिलाकर 2,16,919 हो गई है। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक 9,304 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान देश में 260 लोगों की संक्रमण की वजह से जान भी चली गई है और मृतकों का आंकड़ा 6,000 के पार चला गया है। कोविड-19 से देश में अब तक 6,075 लोगों की मौत हो चुकी है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्काइप के जरिए प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया और अयोध्या विवाद का अंत किया गया। साथ ही 3 तलाक खत्म करने समेत कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए। सीएम त्रिवेंद्र ने एक देश एक राशन कार्य योजना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी जल्द ही ये योजना शुरू होगी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कोरोना से जंग लड़ रहा है।
प्रधानमंत्री के निर्णयों के कारण आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य में चारधाम यात्रा के संचालन पर सीएम ने कहा कि यात्रा शुरू करने से पहले स्थानीय लोगों की मानसिक तैयारी जरूरी है। कोरोना के हालात के अनुसार चारधाम यात्रा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। किया गया और अगर उसका कोई अनुपालन नहीं करता है तो मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण ये ला करके और अपराध की श्रेणी नागरिकता संशोधन विधेयक ये एक इसके कारण कई भ्रम निर्माण करने की भी कोशिश किए गए, लेकिन ये नागरिकता देने का कानून ये भारत सरकार ने इस साल में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में और ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में उसको देखा जा सकता है, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। देश में एक ऐतिहासिक फैसला इसको करार दिया जाएगा। इसी तरह से राम मंदिर का निर्माण, जिसके लिए 300 से अधिक लड़ाइयां देश की आजादी से पहले लड़ी गई, सैकड़ों बलिदान हुए, लेकिन उसका रास्ता नहीं निकल पाया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उसको इतनी आसानी से उसको सुलझा लिया गया कि समस्या का समाधान भी हो गया और जो दो समाजों में जो एक मतभेद था उसको भी समाप्त कर दिया गया। दोनों समाजों ने उसको स्वीकार करते हुए और आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता ये खोल दिया गया है। देखिए, चारधाम यात्रा के लिए हम जब ये समझ लेंगे कि अब हम खतरे से मुक्त हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी मानसिक तैयारी चाहिए। तो हम मैंने बताया कि ये बड़ी गतिशील है, डायनामिक है, ऐसे में हम समय समय पर इस पर निर्णय लेते हैं। तो जैसे हालात के हिसाब से उसमें निर्णय लेंगे। अभी से हम कोई निर्णय लें होंगे, अभी उसकी पूरी कल्पना करना बड़ा कठिन है और इसलिए बदलते हालातों में देखते हुए हम समय समय पर हम लोग बैठते हैं। नियमित रूप से हम लोग, हमारी टीम बैठती है, बातचीत करती है और उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। वो हालातों को देखकर हम उस पर आगे चल करके निर्णय लेते हैं। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उनके खिलाफ जंग शुरू कर दी है और लगातार इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है। जहां कांग्रेस से लेकर यूकेडी दल ने सतपाल महाराज के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है, वहीं इसमें आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। जहां सतपाल महाराज द्वारा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाए जाने पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब उत्तरकाशी में एक युवक द्वारा ट्रैवल हिस्ट्री छुपाए जाने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो सतपाल महाराज के खिलाफ क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन मंत्री की ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रही है, जिससे सरकार की किरकिरी ना हो। वहीं सरकार को चाहिए कि वो सतपाल महाराज की ट्रैवल हिस्ट्री सार्वजनिक करे और सतपाल महाराज के खिलाफ जो भी धाराएं बन रही हैं उन धाराओं में मुकदमा दर्ज करे। साथ ही सरकार अपनी लापरवाही के कारण प्रदेशवासियों से माफी भी मांगे। सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उनको ही नहीं, उनके स्टाफ के 22 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सरकार की सामने आई है और एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि सरकार उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो पिछले कुछ दिनों में कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमे, वो छुपा रही है, जिससे कि सरकार की किरकिरी ना हो। दूसरी बात ये है कि क्या आम आदमी के लिए और किसी मंत्री के लिए नियम और कानून एक समान है? क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व उत्तरकाशी में एक व्यक्ति के खिलाफ 188 के तहत एक मुकदमा कायम हुआ था और संगीन धाराएं भी उस पर लगाई गई
जो उसने अपनी ये ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह छुपाई थी उसको लेकर के, तो क्या सरकार में जो मंत्री हैं वो कानून के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? तो हमारी ये सीधी सीधी मांग है कि एक तो सतपाल महाराज जी की जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको सार्वजनिक किया जाए, कहाँ कहाँ वो पिछले 15 दिन में कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमे। साथ ही उन पे संगीन धाराओं में धारा 188 में उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की है। और चूंकि उत्तराखंड सरकार तो वैसे ही सब मोर्चों पर फेल है ना, दिशाहीन सरकार है, किसी प्रकार का इनका कोई विजन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं क्वारंटाइन हुए हुए हैं, जबकि वो क्षेत्र में निकले ही नहीं, ना उन्होंने गरीबों के लिए कोई काम आज तक किया है। तो हमारी पार्टी ये मांग करती है, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि सतपाल महाराज के खिलाफ जो भी धाराएं बनती हों उनमें मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। साथ ही उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए और सरकार को इस पूरे प्रकरण पर पूरे प्रदेशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। पूरी देश और दुनिया में कोरोना वायरस अपने पैर पसार चुका है, जिससे बचने के लिए सरकार के साथ साथ अधिकारी भी तमाम प्रयासों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी कि कोरोना से बचाव के लिए एलडीएम को सभी एटीएम्स को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कोरोना संक्रमण ना फैल सके। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि देहरादून में बढ़ते संक्रमण के बाद लोगों में देहरादून के रेड जोन में शामिल होने की चर्चा है। इस संबंध में फैसला स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिया जाएगा। जो लोग राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया है, जिसमें वो जनपद लिखे गए हैं, वो एरिया लिखे गए जो रेड जोन में है, वहां से आने वाले सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। ये संस्थागत क्वारंटीन में उनको फ्री क्वारंटीन या पेड क्वारंटीन दोनों के ऑप्शंस होंगे। वो जिसे भी चूज करते हैं उस ऑप्शन में जा करके उसका ऊपर 7 दिन रह सकते हैं और वहां से जब वो बाहर आएंगे उसके बाद 14 दिन के लिए वो अपने घरों में क्वारंटीन होंगे। जहां तक उत्तराखंड के अंदर ट्रैवल करने का है कि अगर कोई सर्विस करने के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही उनको छूट दे रखी है कि जो लोग भी सर्विस के लिए ऐसे कामों के लिए जा रहे हैं वो वहां पर जाकर के क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सिटी बस चलाने की बात है, जो भी राज्य सरकार ने मानक दिए हैं उनमें सिटी बसेस में किस मानकों से वो चलेंगे वो व्यवस्था राज्य सरकार ने पहले ही दे रखी है। उस व्यवस्था के अंदर, उन मानकों के अंदर अगर कोई भी जो है वो करना चाहता है तो वो इसको कर सकता है संचालन। प्रश्न ये भी आया है कि क्या जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या देहरादून को रेड जोन में डिक्लेयर करने की कोई विचार चल रहा है। देखिए, ये काम जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। स्वास्थ्य विभाग जो है राज्य सरकार का वो डिसाइड करता है। इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। एटीएम को लेकर के एक क्वेश्चन है, इसमें एलडीएम जो है उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी संबंधित बैंक है उनके जो भी एटीएम है उनको भी प्रॉपर सैनिटाइज करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और उनका भी सैनिटाइजेशन जिस तरीके से और चीजों का होता है उस हिसाब से सैनिटाइजेशन करने की आवश्यकता रहेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अब मौसम की खबर का, जहां चक्रवाती तूफान निसर्ग का महाराष्ट्र से टकराने के बाद महाराष्ट्र में मौसम बदल गया है। विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना भी जताई है। वहीं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान है। बुधवार को महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में जबरदस्त बारिश हुई। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई मैदानी इलाके वाले राज्यों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। यहां इस बीच शिमला में बुधवार को बर्फबारी भी देखने को मिली है। अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम का ये तेवर ऐसा ही रहने वाला है। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना है। कोरोना वायरस संकट के बीच लगातार बॉलीवुड भी इस साल कई दिग्गज हस्तियों को खो रहा है। इसी कड़ी में बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार अनवर सागर का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार की शाम को उन्हें मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। अभी तक उनके निधन के पीछे का कारण नहीं पता चल सका है। इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड ने दिग्गज गीतकार के निधन के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट भी किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें, दिग्गज गीतकार अनवर सागर ने बॉलीवुड के लिए कई खूबसूरत गीत लिखे हैं, जिसमें से वादा रहा सनम अमूमन सबको पता होगा।
इसके अलावा याराना और विजयपथ जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों के लिए भी गीत लिखे थे। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।